हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके आज के इस कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर में मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स नेसेसरी डेटा टू एनालाइज एंड क्लासिफाई कॉस्ट फॉर प्रॉपर कंट्रोल and taking decisions for future course of action. Hence, total cost is analyzed by elements of cost, that is by nature of expenses. A cost is composed of three broad elements and they are called as materials, labors and other expenses. अगर हमें एलिमेंट समझना है तो ये जो कॉस्ट है यानी कि ये जो टोटल कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट का हमें क्या करना पड़ता है, कंपोजिशन करना पड़ता है। ये कंपोजिशन का मतलब क्या है, वन बाय वन ये टोटल कॉस्ट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है या फिर ये टोटल कॉस्ट के जो कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट्स हमें क्या करने पड़ते हैं, सामने रखने पड़ते हैं। तो ये जो कंपोजिशन करते वक्त हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट डिफाइन करते हैं या निर्धारित करते हैं या फिर ये जो कंपोनेंट हम सामने रखते हैं उसी को ही हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। जब हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का डिस्कशन किया तब हर वक्त हमने एक कॉस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया है। ये जो कॉस्ट वर्ड हमने इस्तेमाल किया वो टोटल कॉस्ट के लिए ही हमने क्या किया है, इस्तेमाल किया है। अब मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, ये जो कॉस्ट है उसका एनालिसिस करना पड़ता है, उसकी क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, उस पर कंट्रोल रखना पड़ता है और कॉस्ट को सामने रखकर जो डिसीजंस है वो डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सो ये जो टोटल कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट को हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा डिवाइड करना पड़ता है, यानी कि उसका जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन हमें करना पड़ता है। सो कंपोजिशन करते वक्त हम कॉस्ट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट सामने रखते हैं उसी कॉन्स्टिट्यूएंट को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। और जनरली ये तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम क्या करते हैं, सामने रखते हैं। जो कॉस्ट का नेचर है वो कॉस्ट का नेचर यानी कि एक्सपेंसेस का जो नेचर है वो नेचर सामने रखकर एक कॉन्स्टिट्यूएंट हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं। जिसमें पहला कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है, मटेरियल का होता है, दूसरा होता है लेबर का और तीसरा कौन सा होता है, अदर एक्सपेंसेस का। तो इन तीनों को ही हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। हमने यहाँ ये एलिमेंट्स डिफाइन करने के लिए एक पिक्चर लिया है। ये पिक्चर के थ्रू हम ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये जो एलिमेंट्स है जनरली तीन एलिमेंट्स है, मटेरियल है, लेबर है और अदर एक्सपेंसेस है। और इस मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस के भी टू टाइप्स होते हैं। पहला टाइप कौन सा होता है, डायरेक्ट, और दूसरा टाइप कौन सा होता है, इनडायरेक्ट। सो हर एक जो एलिमेंट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और एक एलिमेंट हमें कॉस्ट का मिलता है और वो एलिमेंट क्या होता है, ओवरहेड होता है, यानी कि जो ऊपरी लागत है उसको हम क्या कहते हैं, ओवरहेड कहते हैं। सो आगे जाकर ये मटेरियल क्या है, लेबर क्या है, अदर एक्सपेंसेस क्या है या फिर ये ओवरहेड क्या है, ये डायरेक्ट का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, इसका हम इन डिटेल क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सो अब हमें क्या सामने रखना है, ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट का मतलब क्या है, ये जो टोटल कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट को हम क्या करते हैं, कंपोज करते हैं। और कंपोज करने के लिए हम उसके जो कंपोनेंट्स है या फिर उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कॉन्स्टिट्यूएंट हम क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। सो उसी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम क्या बोलेंगे, यहाँ एलिमेंट्स बोलेंगे। अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग में ये मटेरियल की कंसेप्ट क्या है उसको हम समझेंगे। तो मटेरियल को हम हिंदी में माल या फिर सामान या फिर सामग्री ऐसे कुछ वर्ड यूज कर सकते हैं। सो ये मटेरियल क्या है, द सब्सटेंस फ्रॉम विच द प्रोडक्ट इज मेड नोन एज मटेरियल। इट मे बी इन रॉ और मैन्युफैक्चर्ड स्टेट। देखो ये मटेरियल क्या है, द सब्सटेंस का मतलब क्या है, ये क्या होता है, पदार्थ होता है, यानी कि ये क्या है, टेंजिबल गुड्स है। फ्रॉम विच
यानी कि इसका उपयोग करके, इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, अपना जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या करते हैं, बनाते हैं। उसको क्या कहा जाता है, मटेरियल कहा जाता है। यानी कि जो सब्सटेंस, यानी कि जो पदार्थ यूज करके हम अपना प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसको क्या कहा जाता है, मटेरियल कहा जाता है। और ये जो पदार्थ है यानी कि इट मे बी इन रॉ, ये पदार्थ कैसे हो सकता है, तो ये अधूरा या फिर अनिर्मित या फिर कच्चा जो मटेरियल है वो कच्चा मटेरियल हो सकता है, या फिर जो मैन्युफैक्चर्ड स्टेट है यानी कि जो इन प्रोसेस है, अभी हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट तैयार नहीं हुआ है, इन प्रोसेस है, उसको भी हम क्या कह सकते हैं, यहाँ मटेरियल कह सकते हैं। अब हमें ये मटेरियल कॉस्ट क्या है उसको समझना है। द मटेरियल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज सप्लाइज टू एन अंडरटेकिंग्स, इट इज कॉल्ड एज मटेरियल कॉस्ट। सो मटेरियल कॉस्ट का मतलब क्या है, इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज। अब कॉस्ट का तो हमें जो मीनिंग है वो मीनिंग मालूम है। ये मीनिंग क्या है कॉस्ट का, हम जो एक्सपेंसेस करते हैं, जो रिसोर्सेस हम यूज़ करते हैं, उसके लिए जो मॉनिटरी, उसकी जो मॉनिटरी वैल्यू है उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। अब हमें ये जो रिसोर्सेस सामने रखने हैं वो रिसोर्सेस कौन से होंगे, ये कमोडिटी होंगी। कमोडिटी का मतलब क्या है, हम जो ये सब्सटेंस यूज़ करेंगे या फिर ये जो टेंजिबल गुड्स हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, या फिर हम ये जो रॉ स्टेट है यानी कि रॉ मटेरियल जो है वो हम यूज़ करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, कमोडिटीज़ कहते हैं। ये जो कमोडिटीज़ बिजनेस में क्या की गई है, जो यूज़ की गई है यानी कि सप्लाई की गई है, उसकी जो कॉस्ट है उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। अब ये जो मटेरियल कॉस्ट है, ये मटेरियल कॉस्ट के क्या होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, और दूसरा टाइप क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। सो अब ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का मतलब और इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब हम क्या करेंगे, समझेंगे। अब हम डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये 2 कंसेप्ट क्लियर करेंगे। पहले हम डायरेक्ट मटेरियल का मतलब समझेंगे। क्या है डायरेक्ट मटेरियल, ऑल मटेरियल्स which becomes an integral part of the finished product and which can be conveniently allocated to specific physical units is termed as direct material. So क्या है डायरेक्ट मटेरियल, अपना जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, फिनिश्ड प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट हम कस्टमर के हाथ में देते हैं उसको क्या कहा जाता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट कहा जाता है। उस फिनिश्ड प्रोडक्ट का एक जो इंटेग्रल पार्ट है, ये फिनिश्ड प्रोडक्ट का ही एक क्या होता है, हिस्सा होता है। ये फिनिश्ड प्रोडक्ट का ही एक अविभाज्य क्या होता है, अभिन्न एक भाग होता है, उसको क्या कहा जाता है, डायरेक्ट मटेरियल कहा जाता है। यानी कि जो मटेरियल हम डायरेक्टली प्रोडक्ट को क्या करते हैं, अलॉट करते हैं, उस मटेरियल को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट मटेरियल कहा जाता है। अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एंटरिंग इनटू and becoming constituent elements of product or sellable services. So ये cost of material क्या है, जो प्रोडक्ट हम कस्टमर के हाथ में देने जा रहे हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट हम बेचने जा रहे हैं, सेलेबल सर्विस और सेलेबल प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का एक क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का मीनिंग क्या है, इस प्रोडक्ट का एक क्या होता है, भाग होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कहते हैं। और उस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट को यानी कि उस मटेरियल को जो हमने पेमेंट किया है, उस पेमेंट को क्या कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कहा जाता है। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे डायरेक्ट मटेरियल की। पहला एग्जांपल क्या है, कॉटन यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ। जो हम कपड़ा तैयार करते हैं, कपड़ा तैयार करने के लिए जो हमने कॉटन यानी कि कपास का जो इस्तेमाल किया, एक कपास, इस कॉटन के प्रोडक्ट में, क्लॉथ के प्रोडक्ट में एक कपास क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है। ये जो लेदर है, जो लेदर गुड्स है यानी कि शूज़ है, लेदर बैग्स है या फिर लेदर बेल्ट है, उस बेल्ट को बनाने के लिए जो हमने चमड़ा यानी कि लेदर इस्तेमाल किया, ये लेदर यहाँ क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है। या फिर जो हम फर्नीचर तैयार करते हैं या फर्नीचर तैयार करने के लिए
जो हम लकड़ी इस्तेमाल करते हैं यानी कि वुड, ये क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है। या फिर हम जो शुगर तैयार करते हैं, इस शुगर के लिए जो हमने शुगर केन का इस्तेमाल किया, ये शुगर केन क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है। समटाइम्स जो पैकिंग मटेरियल है, वो पैकिंग मटेरियल भी क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल में हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। जैसे कि कार्टून होते हैं, रैपिंग होते हैं, कार्डबोर्ड होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, ये सभी क्या है, डायरेक्ट मटेरियल हो सकते हैं। जैसे कि माचिस की तिल्ली को रखने के लिए हम मैच बॉक्स तैयार करते हैं, सो ये मैच बॉक्स का जो मटेरियल है ये क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है। या फिर ये सिगारेट को रखने के लिए जो हम सिगारेट का पैकिंग तैयार करते हैं, ये क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है। या फिर जो मोबाइल्स है, या फिर टीवी है, या फिर फ्रिज है, उसके लिए जो प्राइमरी कार्टून रहता है, कार्डबोर्ड वगैरह हम बॉक्सेस इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो भी क्या है, पैकिंग मटेरियल है। और ये पैकिंग मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल होता है। अब देखो, एनी मटेरियल परचेस्ड एंड यूज्ड फॉर स्पेसिफिक जॉब आर आल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट मटेरियल। जो स्पेसिफिक जॉब होते हैं, कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से हम कुछ जो प्रोडक्ट है वो तैयार करते हैं, या फिर बिजनेस में कुछ स्पेशलिस्ट या फिर स्पेसिफिक यूनिट्स, स्पेसिफिक कुछ प्रोडक्ट तैयार करने होते हैं, और दूसरे प्रोडक्ट तैयार करने के लिए, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए या फिर स्पेसिफिक जॉब के लिए जो हम मटेरियल परचेस करते हैं, उसके लिए जो हम पेमेंट करते हैं वो भी क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, और वो उसकी क्या है, कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल को, ये जो डायरेक्ट मटेरियल है, इस डायरेक्ट मटेरियल को हम और भी कुछ नामों से क्या करते हैं, बोल सकते हैं। उसको हम रॉ मटेरियल बोल सकते हैं, प्रोसेस मटेरियल बोल सकते हैं, प्राइम मटेरियल बोल सकते हैं, प्रोडक्शन मटेरियल बोल सकते हैं, या स्टोर मटेरियल, या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इस नाम से भी हम इस डायरेक्ट मटेरियल को क्या करते हैं, बोलते हैं। सो डायरेक्ट। अब हम इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये दो कंसेप्ट यहाँ क्लियर करेंगे। पहले हम इनडायरेक्ट मटेरियल कंसेप्ट क्लियर करते हैं। मटेरियल्स यूज्ड फॉर द प्रोडक्ट अदर देन द डायरेक्ट मटेरियल आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मटेरियल। इसको हम क्लियर करेंगे। जो मटेरियल अदर देन डायरेक्ट मटेरियल है, उसको क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट मटेरियल कहा जाता है। ये अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, उसके एग्जांपल हम देखेंगे। देन ऑल मटेरियल्स विच इज यूज्ड फॉर सेकेंडरी पर्पजेस एंड कैनॉट बी एलोकेटेड कन्वीनियंटली टू स्पेसिफाइड फिजिकल यूनिट्स इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मटेरियल। इसका मतलब क्या है, जो मटेरियल सेकेंडरी पर्पज के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये सेकेंडरी पर्पज का मतलब क्या है, अब हम अगर शर्ट तैयार करते हैं तो शर्ट में जो क्लॉथ हम यूज करते हैं वो डायरेक्ट मटेरियल है, लेकिन जो बटन्स है या फिर जो थ्रेड्स है, ये जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये सेकेंडरी पर्पज मटेरियल है। सेकेंडरी पर्पज मटेरियल क्यों, कि इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या होती है, स्मॉल होती है। पर यूनिट यानी कि पर शर्ट हम कितने रुपीज़ की यानी कितने अमाउंट के बटन यूज करते हैं या फिर थ्रेड यूज करते हैं, वो हम स्पेसिफिकली काउंट नहीं कर सकते। या फिर जो हम फर्नीचर तैयार करते हैं उसमें हम नेल, किला, या फिर जो हम एडेसिव गम इस्तेमाल करते हैं, ये स्पेसिफिक उस प्रोडक्ट के लिए कितना इस्तेमाल किया, ये कन्वीनियंटली यानी कि आसानी से उसको हम क्या करते हैं, काउंट नहीं कर सकते। सो ये जो मटेरियल हम यूज करते हैं वो मटेरियल क्या है, सेकेंडरी पर्पज़ के लिए क्या है, वो यूज करते हैं। और डायरेक्टली हम यानी कि आसानी से उस फिजिकल यूनिट के लिए एलोकेट उस मटेरियल को नहीं कर सकते, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट मटेरियल कहा जाता है। अब इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट क्या है, मटेरियल कॉस्ट विच कैनॉट बी आइडेंटिफाइड विथ स्पेसिफिक प्रोडक्ट जॉब प्रोसेस इज नोन एज इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है, अपना जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है या फिर जो स्पेसिफिक जॉब है या फिर बिजनेस में जो प्रोसेस है, उस प्रोडक्ट के लिए, उस जॉब के लिए या फिर उस प्रोसेस के लिए हम मटेरियल कॉस्ट डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यानी कि उस प्रोसेस की या उस जॉब की या उस प्रोडक्ट की ये मटेरियल कॉस्ट है, कॉन्फिडेंटली डायरेक्टली
हम उसको वो अलॉट नहीं कर सकते, उस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। सो ये इनडायरेक्ट मटेरियल या फिर उसकी कॉस्ट, इसमें कौन से कंपोनेंट आते हैं? कुछ एग्जांपल्स है, कंज्यूमेबल स्टोर्स है, ऑयल वेस्ट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मटेरियल है। ये कुछ ऐसे मटेरियल है कि जो हम डायरेक्टली प्रोडक्ट को अटैच नहीं कर सकते, डायरेक्टली प्रोडक्ट को अलॉट नहीं कर सकते। ये मटेरियल कुछ फैक्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि कंज्यूमर स्टोर्स, ऑयल वगैरह हम फैक्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, या फिर ये जो स्टेशनरी वगैरह है, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, इसका जो मटेरियल है वो हम सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ऑफिस का जो सेक्शन है उसमें हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जनरली उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज है कि जो मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल नहीं, यानी कि जो मटेरियल अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है उस फाइनल प्रोडक्ट का एक अविभाज्य अभिन्न अंग नहीं, उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। अब हम लेबर और लेबर कॉस्ट, ये दो कंसेप्ट क्लियर करेंगे। पहले हम ये लेबर का मतलब समझेंगे। ह्यूमन एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इज टर्म्ड एज लेबर। सो लेबर का मतलब क्या है, जो रॉ मटेरियल है फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम ह्यूमन एफर्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लेबर कहते हैं। अब व्हाट मीन बाय लेबर कॉस्ट? सो लेबर कॉस्ट इज द रेम्यूनरेशन पेड फॉर फिजिकल और मेंटल एफर्ट एक्सपेंडेड इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो हम प्रोडक्शन करते हैं या फिर जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसका हम क्या करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसके लिए जो रेम्यूनरेशन पेड किया है, किसको पेड किया है, फिजिकल एज वेल एज मेंटल एफर्ट। यानी कि प्रोडक्शन के लिए जनरली फिजिकल एफर्ट की ज़रूरत होती है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेंटल एफर्ट की ज़रूरत होती है, एज वेल एज जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है इसके लिए ये मेंटल एफर्ट की ज़रूरत होती है। सो ये जो फिजिकल एफर्ट्स है या फिर ये जो मेंटल एफर्ट्स है, इसके लिए जो रेम्यूनरेशन पेड किया है, यानी कि वेजेस है या फिर सैलरी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उसको हम क्या कह सकते हैं, लेबर कॉस्ट कह सकते हैं। आगे एक डेफिनेशन है जो ICMA लंदन ने की है लेबर कॉस्ट की। वो डेफिनेशन क्या कहती है, द लेबर कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ रेम्यूनरेशन। ये क्या है, इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ रेम्यूनरेशन। सो व्हाट मीन बाय रेम्यूनरेशन? रेम्यूनरेशन इंक्लूड्स वेजेस, सैलरीज, कमीशंस, बोनस एट्सेट्रा ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ एन अंडरटेकिंग। यानी कि अपना जो बिजनेस है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम कर रहे जो एम्प्लॉयज़ है, यानी कि वर्कर्स की जो फिजिकल एफर्ट्स देते हैं एज वेल एज मेंटल एफर्ट्स बिजनेस को देते हैं, उनके लिए जो हमने रेम्यूनरेशन पेड किया है, उस रेम्यूनरेशन की जो अमाउंट है उसको हम क्या कहते हैं, लेबर कॉस्ट कहते हैं। ये जो लेबर कॉस्ट है, ये लेबर कॉस्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये दो टाइप्स में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट labor cost. It is also called direct wages. Direct labor cost is the cost of labor directly engaged in production operation. For example, workmen engaged in assembling parts, carpenters engaged in furniture making, etc. Direct labor cost can be conveniently and specifically charged to specific product. So what mean by direct labor cost? ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को हम डायरेक्ट वेजेस ऐसा भी एक नाम देते हैं। सो ये डायरेक्ट वेजेस या फिर ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है, जो लेबर्स डायरेक्टली प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं, उन लेबर को जो पेमेंट किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहा जाता है। ये लेबर कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल जो वर्कमन्स है, जो असेंबलिंग पार्ट्स होते हैं, असेंबली
का मतलब क्या है, जहाँ जो स्पेयर्स पार्ट्स है उसको असेंबल करके एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, असेंबलिंग कहते हैं। जैसे टीवी है, मोबाइल है, फ्रिज है, टू व्हीलर है या फिर फोर व्हीलर का प्रोडक्शन है, ये सभी क्या है, असेंबलिंग वर्क रहता है। उसमें जो काम करने वाले लेबर है उसको वर्कमैन कहते हैं और उसको दिया हुआ पेमेंट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, यानी कि ये वर्कर्स डायरेक्टली प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होते हैं, एंगेज होते हैं। अब ये जो कारपेंटर्स है कि जो फर्नीचर तैयार करते हैं, उनको जो पेमेंट किया है वो क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, यानी कि जो डायरेक्टली एंगेज होते हैं, जो डायरेक्ट प्रोडक्ट लेने के लिए अपना जो ह्यूमन एफर्ट्स है, यानी कि जो फिजिकल एफर्ट्स है, फिजिकल एफर्ट्स देते हैं, उनको हम डायरेक्ट लेबर कहते हैं। और उनको जो हमने पेमेंट किया है उनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहते हैं। यानी कि जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को हम लेबर कॉस्ट, जो लेबर कॉस्ट क्या कर सकते हैं, कन्वीनियंटली यानी कि आसानी से क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, यानी कि अलॉट कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहते हैं। अब इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज द रेमुनरेशन पेड फॉर लेबर एंगेज्ड टू हेल्प द प्रोडक्शन ऑपरेशन। ये जो प्रोडक्शन ऑपरेशन है उनके लिए या प्रोडक्शन में डायरेक्टली जो लेबर एंगेज है उनको जो हेल्प करने वाले वर्कर्स है, उन वर्कर्स को जो रेमुनरेशन पेड किया है उसको क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहा जाता है। सो इन इनडायरेक्ट लेबर्स में कौन आता है, इंस्पेक्टर्स है, वॉचमैन्स है, स्वीपर्स है, स्टोर्स कीपर्स है, ये जो कुछ वर्कर्स है या फिर ये जो पोजीशंस है ये क्या है, इनडायरेक्ट लेबर्स है। और उनको जो हमने पेमेंट किया है जनरली उनको इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहा जाता है। द रेमुनरेशन पेड टू दिस पर्सन कैनॉट बी ट्रेस्ड टू अ जॉब प्रोसेस और प्रोडक्शन ऑर्डर। ये जो वर्कर्स है यानी कि इंस्पेक्टर्स, वॉचमैन, स्वीपर, स्टोर कीपर, इनका जो हम रेमुनरेशन पेड करते हैं, सो ये रेमुनरेशन हम किसी भी एक जॉब को या फिर एक प्रोसेस को या फिर जो प्रोडक्शन ऑर्डर है उनको डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, चार्ज नहीं कर सकते। सो इनको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहते हैं। द लेबर कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम, ओवर टाइम, हॉलीडेज एट्सेट्रा आर आल्सो टेकन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि जो आइडल टाइम का हमने पेमेंट किया है, ओवर टाइम का हमने जो पेमेंट किया है, हॉलीडेज का जो हमने पेमेंट किया है, उनको भी हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोलते हैं। सिमिलरली क्लेरिकल एंड मैनेजरियल स्टाफ, सेल्समैन, डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज़ आर आल्सो इंक्लूडेड इन द ऑर्बिट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, यानी कि जो क्लेरिकल स्टाफ है, मैनेजरियल स्टाफ है, सेल्समैन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ है, उनको जो पेमेंट किया है उनको भी हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं। सो उनका जो पेमेंट है वो पेमेंट भी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में ही क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। कॉस्ट का तीसरा एलिमेंट है अदर एक्सपेंसेस। सो व्हाट मीन बाय अदर एक्सपेंसेस, सिंपल मीनिंग है या फिर सिंपल डेफिनेशन है, एक्सपेंडिचर अदर देन मटेरियल एंड लेबर, यानी कि मटेरियल और लेबर के अलावा जो कॉस्ट बिजनेस में इनकर हुई है या फिर जो लागत बिजनेस में लगी है उसको क्या कहा जाता है, अदर एक्सपेंसेस कहा जाता है। और ये कॉस्ट का क्या है, थर्ड एलिमेंट है। ये जो ICMA इंस्टीट्यूशन है लंदन की, इस इंस्टीट्यूशन ने इसकी डेफिनेशन क्या की है, द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन अंडरटेकिंग एंड नोशनल कॉस्ट ऑफ द यूज ऑफ ओन असेट, उसको क्या कहा जाता है, अदर एक्सपेंसेस कहा जाता है। सो ये जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन पहले हम क्या करेंगे, समझेंगे। क्या कहा है इस डेफिनेशन ने, ये अदर एक्सपेंसेस क्या है, द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अंडरटेकिंग। जो अंडरटेकिंग का मतलब क्या है, ये बिजनेस या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस बिजनेस को जो सर्विसेज प्रोवाइड की है उस सर्विसेज की एक क्या है, कॉस्ट। अब ये सर्विसेज में क्या आता है, जनरली अगर परचेज डिपार्टमेंट है तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, जो रॉ मटेरियल का परचेस है वो परचेस करता है। ये परचेज डिपार्टमेंट एक क्या है, सर्विस सेक्शन है, या फिर बिजनेस में ऑफिस है, या बिजनेस का
कंप्यूटर सेक्शन है, अकाउंट सेक्शन है, कैश सेक्शन है, या फिर जो मार्केटिंग का सेक्शन है, ये सभी क्या है, बिजनेस को क्या प्रोवाइड करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और उन पर जो पेमेंट किया है वो क्या है, एक अदर एक्सपेंसेस में कंसिडर किया जाता है। और एक बात यह कही है, जो नोशनल कॉस्ट है, जो बिजनेस की असेट्स है या असेट्स की क्या रहती है, ये नोशनल कॉस्ट। ये नोशनल कॉस्ट की कंसेप्ट क्या है, एक हाइपोथेटिकल कॉस्ट है, या फिर एक एज्यूम्ड, या फिर एक इमेजनरी कॉस्ट है, यानी कि रियल में एक कॉस्ट नहीं होती, ये एक्चुअल कॉस्ट नहीं, एक क्या है, एक काल्पनिक कॉस्ट है, जिसको जो बिजनेस में डिसीजंस लिए जाते हैं, वो डिसीजंस लेने के लिए इस जो हाइपोथेटिकल कॉस्ट है, उस कॉस्ट को क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। उसका भी कंसिडरेशन, उसको भी यहाँ अदर एक्सपेंसेस में क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। सो ये अदर एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, अदर देन मटेरियल, अदर देन लेबर, जो कॉस्ट बिजनेस में इनकर हुई है उसको हम क्या कहते हैं, अदर एक्सपेंसेस कहते हैं। जिसमें कौन से एक्सपेंडिचर आते हैं, जो सर्विसेज बिजनेस को प्रोवाइड की है, और जो कॉस्ट नोशनल कॉस्ट है, वो कॉस्ट इस अदर एक्सपेंसेस में आती है। सो एक कॉस्ट के भी दो टाइप्स है, एक है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसको चार्जेबल एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। सो व्हाट मीन बाय डायरेक्ट एक्सपेंसेस, these are the expenses which can be directly, conveniently and wholly allocated to specific cost center or cost unit। यानी कि जो expenses other than material and labor कॉस्ट सेंटर को या फिर कॉस्ट यूनिट को, यानी कि बिजनेस में जो कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट सेंटर का मीनिंग हमें मालूम है, उस कॉस्ट सेंटर को या फिर उस कॉस्ट यूनिट को डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष रूप से, या कन्वीनियंटली यानी कि सहजता से, या पूरी तरह से हम एक्सपेंडिचर अगर एलोकेट कर सकते हैं, तो ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। उस एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, फॉर एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी है, रॉयल्टी है, सर्वेयर्स फी है, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफाइंग है, जो रेक्टिफाइंग किया है उसकी कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव वर्क है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू द जॉब से रिलेटेड जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है वो भी ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस ऑफ प्रोजेक्ट, जो एक्सपेरिमेंट किए हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उस पर जो एक्सपेंडिचर आया है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस ऑफ डिज़ाइनिंग और ड्राविंग्स, जो डिज़ाइंस या फिर ड्राविंग्स किए हैं, जो आर्किटेक्चर या इंजीनियर है उनको जो पेमेंट किया है या डिज़ाइनिंग के लिए या फिर ये ड्राविंग्स के लिए, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट ऑब्टेन ऑन हायर ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट ऑब्टेन फॉर कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर कोई प्लांट हमने हायर किया है या फिर उसको अगर हमने रिपेयर किया है, उसका जो मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है वो भी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। यानी कि उस प्रोडक्शन सेंटर में या फिर कॉस्ट सेंटर में ये सभी एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पूरी तरह से हम क्या कर सकते हैं, अलॉट कर सकते हैं। उसको क्या कहा जाता है, डायरेक्ट या फिर चार्जेबल एक्सपेंसेस कहा जाता है। देन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट मीन्स अदर देन लेबर एंड मटेरियल, जो एक्सपेंसेस है उसमें जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसका मतलब क्या है, दीज आर द एक्सपेंसेस विच कैनॉट बी डायरेक्टली, कन्वीनियंटली एंड होली एलोकेटेड टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। यानी कि जो कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट यूनिट है, उसमें हम जो एक्सपेंडिचर अदर देन मटेरियल एंड लेबर है कि जो डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष रूप से, कन्वीनियंटली यानी सहजता से, या वो पूरी तरह हम उस कॉस्ट सेंटर में क्या कर सकते हैं, एलोकेट नहीं कर सकते, उसको क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। सो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर कौन से है, रेंट है, इंश्योरेंस है, म्यूनसिपल टैक्सेस है, सैलरी ऑफ मैनेजर है, कैंटीन एंड वेलफेयर एक्सपेंसेस है, पावर एंड फ्यूल की अमाउंट है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग फॉर न्यू एम्प्लॉयज़ है, लाइटिंग एंड हीटिंग है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है। ये कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर है जो हम डायरेक्टली कॉस्ट सेंटर को पूरी तरह से
चार्ज नहीं कर सकते उसको क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। अब हम और एक एलिमेंट कॉस्ट का है, वो है ओवरहेड्स। वो ओवरहेड की कंसेप्ट हम क्या करेंगे, समझेंगे। ओवरहेड को ऊपरी लागत ऐसा भी वर्ड यूज किया जाता है। सो ये ओवरहेड क्या है, कॉस्ट रिलेटेड टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट may be divided into two types, that is direct and indirect cost। जब हमने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट देखे, मटेरियल एक एलिमेंट है, लेबर एक एलिमेंट है और अदर एक्सपेंसेस ये एक एलिमेंट है। ये तीनों एलिमेंट हमने टू टाइप्स में डिवाइड किए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये जो डायरेक्ट पार्ट है और ये जो इनडायरेक्ट पार्ट है, इसमें हमें अब यहाँ क्या करना है, डिवाइडेशन करना है। ये जो इनडायरेक्ट पार्ट है हर एक एलिमेंट का, यानी कि मटेरियल का इनडायरेक्ट पार्ट, लेबर का इनडायरेक्ट पार्ट और जो अदर एक्सपेंसेस है उसका जो इनडायरेक्ट पार्ट है, उस इनडायरेक्ट पार्ट को यानी कि उस इनडायरेक्ट कॉस्ट को क्या कहा जाता है, ओवरहेड कॉस्ट कहा जाता है। एंड दिस इज द टोटल ऑफ, सो ये ओवरहेड कॉस्ट क्या है, दिस इज द टोटल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो ओवरहेड का सिंपल मीनिंग क्या है, इट इज़ अ टोटल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट, सो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या फिर, इनडायरेक्ट कॉस्ट आर द दोज कॉस्ट विच आर इनकर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। सो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट का या फिर इस ओवरहेड्स का एक सिंपल मीनिंग हम यहाँ क्या ले सकते हैं, बिजनेस में जितने भी कॉस्ट सेंटर है या फिर जितने भी बिजनेस में कॉस्ट यूनिट्स है, जितने भी हम प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, लेते हैं, वो सभी कॉस्ट सेंटर को और सभी कॉस्ट यूनिट को जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। यानी कि ये कॉस्ट क्या है, हर एक कॉस्ट सेंटर के लिए या फिर हर एक कॉस्ट यूनिट के लिए क्या होती है, बिजनेस को करनी होती है। स्पेसिफिक एक कॉस्ट सेंटर के लिए ये कॉस्ट है या फिर एक स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट के लिए ये कॉस्ट है, ऐसा अगर डायरेक्टली हम एलोकेट नहीं कर सकते तो जो सभी कॉस्ट है उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। और ये इनडायरेक्ट कॉस्ट हम यहाँ क्या कहेंगे, ओवरहेड्स कहेंगे। अब जो डेफिनेशन है, ब्लॉकर एंड वॉल्टमर ने जो डेफिनेशन की है ओवरहेड की, वो देखेंगे। क्या है ये ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट आर ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज विच कैनॉट बी ट्रेस्ड डायरेक्टली टू अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी कि जो हम आउटपुट लेते हैं, जो भी प्रोडक्शन लेते हैं, उस प्रोडक्शन को अगर हम एक कॉस्ट डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते, ट्रेस का मतलब क्या है कि जो कॉस्ट उस प्रोडक्शन से रिलेटेड है ये डायरेक्टली अगर हम नहीं कह सकते, तो ये सभी जो कॉस्ट है वो क्या है, ओवरहेड कॉस्ट है। फर्दर सच कॉस्ट आर इनविजिबल और अनअकाउंटेबल। यानी कि एक कॉस्ट क्या है, एक इनविजिबल कॉस्ट है। इनविजिबल कॉस्ट का मतलब यहाँ हमें क्या लेना है, डायरेक्ट हम वो कॉस्ट अगर किसी भी कॉस्ट सेंटर को अटैच नहीं कर सकते तो जनरली उसको हम क्या कहते हैं, इनविजिबल कॉस्ट कहते हैं। यानी कि क्या है, ये एक ऑपरेटिंग कॉस्ट है। जो ऑपरेटिंग कॉस्ट हम किसी भी कॉस्ट यूनिट का जो आउटपुट है उस आउटपुट को डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, ट्रेस नहीं कर सकते, उसको क्या कहा जाता है, ओवरहेड कहा जाता है। सो इन सिंपल वर्ड में हम ओवरहेड का मीनिंग क्या कर सकते हैं, जो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, जो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कलेक्टिवली उसको क्या कहा जाता है, ओवरहेड्स कहा जाता है। कि जो कॉस्ट किसी भी एक कॉस्ट सेंटर को हम डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते, किसी भी एक कॉस्ट सेंटर को हम डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते, अटैच नहीं कर सकते, उसको क्या कहा जाता है, ओवरहेड कहा जाता है। यानी कि एक क्या है, एक कॉमन कॉस्ट है।
बिजनेस की, पूरे बिजनेस की एक क्या है, ये कॉमन कॉस्ट है, उसको ओवरहेड कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स, देर आर 3 टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स। पहला टाइप है मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री और प्रोडक्शन ओवरहेड्स, दूसरा टाइप है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, और तीसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो ये तीनों ही टाइप्स हम यहाँ समझेंगे। सो पहला जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है, वो ओवरहेड्स क्या है? सच इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इन द फैक्ट्री एंड कंसर्न विथ रनिंग ऑफ द फैक्ट्री और प्लांट आर नोन एज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या है? जो फैक्ट्री है जहाँ हमारा प्रोडक्शन होता है, वो फैक्ट्री या फिर ये जो प्रोडक्शन का यूनिट है, या उसको हम क्या कहेंगे यहाँ, प्लांट, उसको अगर हमें चलाना है तो इसके लिए जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं फैक्ट्री पर या फिर वो प्रोडक्शन सेंटर पर, उसको क्या कहा जाता है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कहा जाता है। एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू प्रोडक्शन मैनेजमेंट एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है, उसको हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कहते हैं। और इसमें कौन से ओवरहेड्स या कौन से एक्सपेंडिचर आते हैं? रेंट है, रेट्स है, इंश्योरेंस है फैक्ट्री प्रीमाइसेस का, या फिर पावर जो यूज़ की है फैक्ट्री बिल्डिंग में, उस पावर का जो बिल है वो बिल है, या फिर जो प्लांट के लिए, मशीनरी के लिए हमने पावर यूज़ की है, उसका जो बिल पेड किया है, वो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। सो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का मतलब क्या है कि जहाँ हमारा प्रोडक्शन होता है, वो प्रोडक्शन सेंटर जो है, यानी कि फैक्ट्री, वो फैक्ट्री रिलेटेड जो अदर एक्सपेंडिचर है, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, उसको हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कहते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, दैट मीन्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सो ये ओवरहेड्स क्या है? एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर मार्केटिंग ऑफ कमोडिटी, फॉर सेक्यूरिंग ऑर्डर्स फॉर द आर्टिकल्स, dispatching goods sold, and for making efforts to find and retain customers are called as selling and distribution expenses. So selling and distribution expenses या फिर overhead का मतलब क्या है? जो हमारा प्रोडक्शन है उससे मार्केटिंग से रिलेटेड, उसका मार्केटिंग के रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है, या फिर जो हमें प्रोडक्ट बेचना है, आर्टिकल्स, उसकी हमें क्या करनी पड़ती है? ऑर्डर लेनी पड़ती है। सो ऑर्डर लेने के लिए जो हम प्रयास करते हैं, वो प्रयास का जो एक्सपेंडिचर है, या फिर जो हमें ऑर्डर मिलती है उसको हमें अभी क्या करना पड़ता है? वो ऑर्डर पूरी करनी पड़ती है। सो हमें माल उनको डिस्पैच करना पड़ता है, यानी कि ट्रांसमिट करना पड़ता है, उसका एक्सपेंडिचर है। या फिर जो कस्टमर है, कस्टमर को फाइंड आउट करना या फिर कस्टमर को रिटेन करना। पहले अगर कस्टमर हम फाइंड करते हैं तो बाद में उन्हें हमें कंटिन्यू करना पड़ता है, यानी कि वो कस्टमर रेगुलर रहे, इसके लिए कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। सो वो कस्टमर रिटर्न करने के लिए, यानी कि रखने के लिए, अपना ये कस्टमर कंटिन्यू रहे, इसलिए जो हम प्रयास करते हैं, ये सभी का जो एक्सपेंडिचर है उसको हम क्या कहते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कहते हैं। सो इसमें कौन से एक्सपेंडिचर आते हैं? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग टेंडर्स है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, बैड डेब्ट्स है, कलेक्शन चार्जेस है, वेयर हाउस चार्जेस है, पैकिंग लोडिंग चार्जेस है, या फिर कैरेज आउटवर्ड के चार्जेस है। ये सभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आते हैं। सिंपल मीनिंग क्या है? जो हमें प्रोडक्शन बेचना है, सो वो प्रोडक्शन बेचने के लिए जो मार्केटिंग रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, वो सभी जो एक्सपेंडिचर है, सबको हम क्या कहते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कहते हैं। और एक ओवरहेड हमें यहाँ देखना है, और वो ओवरहेड है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, यानी कि जहाँ प्लानिंग का काम होता है, डिसीजन मेकिंग का काम होता है, डायरेक्शन का काम होता है, उस लोकेशन को क्या कहा जाता है? ऑफिस कहा जाता है। और इस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। सो उस ऑफिस पे या फिर इस एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी पे
जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर कहे जाते हैं। तो उसमें जो मैनेजरियल पोस्ट है या फिर जो डायरेक्टोरियल पोस्ट है, जो डायरेक्टर्स है उनका जो पेमेंट है, ये सभी जो पेमेंट है वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है।